क्या प्रारंभ करें? चार बजने वाले हैं। आप सबको नमस्कार। कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सका हूं। आज पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूंगा। कल से आज तक मैं लगभग 30-40 फोन मेरे पास आ चुके। क्या आप व्याख्यान नहीं कल दे पाए? क्या बात है? बहुत कोशिश की लेकिन वो कल नहीं संपादित हो पाया। फिर डॉक्टर नवीन जोशी जी ने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई है। संभवतः उसमें मैं प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। अभी 4 बजने में कुछ समय है। मुझे लगता है श्रोतागण अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। जब पूरे श्रोता आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने सोचा है कि पहले ऐसे रोग जिनको कभी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, पेशेंट डायग्नोस होके आता है कि मेरे को निमोनिया हो गया, मेरे को सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का फीवर हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया है। अब हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम इसको कैसे समझें? जैसा आयुर्वेद में कहा है, विकाराणाम अकुशलो न जिह्वात कदाचन न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति। सभी रोगों का नामकरण किया जाना संभव नहीं है। आधुनिक जगत में कई ऐसे ऐसे रोग आते हैं जिनका शास्त्रों में नामतः वर्णन नहीं है। इसलिए निर्देशित किया चरक ने सयोग कुप्तो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतरणगतस्यो जन्यत्यामे अनुभवून् अस्माद् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतरण च समुत्थान विशेषा बुद्धा कर्म समाचरित। दोष दोष का ज्ञान कर लें। व्याधि का स्थान क्या है, उद्भव स्थल क्या है, किस अवस्था में दोष है, बहु दोष है कि अल्प दोष है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हमारी चिकित्सा होगी। अल्प बल दोषाणाम अगर है तो दीपन पाचन, मध्य बल दोषाणाम तो दोनों चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब बहुदोष अवस्था है तो फिर शोधन करना पड़ेगा। इसलिए हमको दोष का ज्ञान करके, दोष का ज्ञान करके, स्रोतस का ज्ञान करके हम निश्चित रूप से चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी पेशेंट हैं वो काफी जागरूक हैं। सारे टेस्ट वो कराते हैं, टेस्ट के बाद वो डायग्नोस करके और फिर आपके सामने आते हैं। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से आपको कुछ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में वर्णित रोगों के बारे में जानना आवश्यक है। ऐसे मैंने कई रोग आपके सामने रखे, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और आज हम आक्षेपक ज्वर के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की है कि एक तो ऐसे पंचकर्म की क्रियाएं जो ओपीडी लेवल में संपादित हो सके, उनको भी आप इस व्याख्यान माला में सम्मिलित करिए। तो निश्चित रूप से
उसके बारे में भी हम लोगों ने निश्चय किया है कि जूम के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से उसको प्रेजेंटेशन करने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। इसके पहले और भी कई जिज्ञासाएँ, जैसे विकास रोग का वर्णन नहीं अभी हुआ है, आर्श है, और ऐसे अन्य व्याधियाँ हैं, जैसे हाइपोथायरायडिज़्म, हाइपरथायरायडिज़्म, ऐसे बहुत से जो रोग हैं वो बचे हुए हैं, उनको भी हम आगे इस व्याख्यान में लेने का प्रयास करेंगे। कुछ चिकित्सकों ने तो यह भी सलाह दी है कि जो व्याख्यान आपने दिए हैं, उनको संकलित कर फ़ायदेमंद होगा। तो ये काम मैं नवीन जी पे छोड़ता हूँ। सारे वीडियोज़ हैं, तो संकलन करके निश्चित रूप से अगर ये कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। कुछ लोग अगर आप प्राप्त न हो तो फिर पुनः समझता हूँ 4 बजने वाले हैं। प्रत्येक व्याख्यान में मैंने देखा है कि लगभग 100 से ज़्यादा प्रतिभागी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, और एक चिकित्सक ने तो अपनी इस प्रकार व्याख्यान सुने। मैंने अपने अनुभवजन ज्ञान को आवंटित किया है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने रोगी पर प्रयोग किया है और बहुत अच्छे लाभ इसमें प्राप्त हो रहे हैं, खासतौर से और वो पहले की अपेक्षा अधिक काम आ गए होंगे। अरिष्ट और सारी वाद्यासो, 3 आसो अरिष्ट हैं, तो कौन सी व्याधि में किस जगह इनका प्रयोग करना चाहिए। वैसे ये रक्तजन्य विकार में इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरे विचार से महामंजिष्ठादिक्वाथ, महाकुष्ठ में वर्णित जो व्याधियां हैं, उनमें करना चाहिए। कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्ध काकड़ के कुष्ठम, इनमें करना चाहिए। और खदिरारिष्ट का प्रयोग क्षुद्र कुष्ठ में करना चाहिए। और सारीवाद्यासों का प्रयोग नैतिक त्वचा रोग में करना चाहिए। और जो एलर्जिक त्वचा रोग है, उसमें भी सारीवाद्यासों का अच्छा प्रयोग सफल साबित हुआ है। और भी इन्होंने प्रश्न किए हैं कि जो आपने नींब पत्र का धुआं कलेक्ट करने के लिए कहा है एलर्जिक या स्किन डिसीज के लिए, तो कैसे नींब पत्र को जलाएं।
तो ताजे नीम पत्र ले लीजिए और उसको जलाने का प्रयास करें किसी सूखे तृण के माध्यम से, तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। उसको प्रज्वलित न करें, चूल्हे में जलाएं। चूल्हे के ऊपर पीतल की थाली रख लें, पीतल की थाली में पानी भर दें। अब धुआं जो निकलेगा वो पीतल की थाली में जम जाएगा। उस धुएं को आप निकाल लें और चौड़े मुंह वाली कोई शीशी हो उसमें भर के रख लें और इसको सुबह शाम आप लगाएं तो निश्चित रूप से फंगल इन्फेक्शन में आपको लाभ प्राप्त होगा। हिमांशु लखेरा जी ने कार्डियोमायोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। कार्डियोमायोपैथी ये हृदय में जो मसल्स हैं, मस्कुलर व्याधि है हृदय की, इनको हिडन हार्ट डिसीज भी कहा जाता है। कार्डियोमायोपैथी कई प्रकार का होता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या एथलीट्स को ज्यादा होती है और इसके कारण कभी-कभी डेथ भी हो सकती है। इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी ये सामान्यतः एक वायरस के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। इसके ट्रीटमेंट में हृदयवस्ती और हृदयधारा हृदय प्रदेश में 2 अंगुल मोटा उड़द दाल का घेरा बना करके और इसमें दशमूल तेल को डालें और धारण काल इसका 45 से 50 मिनट। उसके पश्चात हृदय धारा भी दशमूल तेल की करें। इससे रोगी को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा मृदु विरेचन कराएं, शोधन कराना जरूरी है। मृदु वमन इसमें नहीं कराना चाहिए। रस योगों में बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम और मुक्ता प्रोआल पंजामट 60 मिलीग्राम। ऐसे ही दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा एक और रस योग है, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, इनको एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा पेशेंट को हम दे सकते हैं। एक योग मैं आपको लिखाना चाहूंगा। कास्टिक जो हर्बल औषधियां हैं उसमें अश्वगंधा, अर्जुन छाल और पुष्कर मूल। अश्वगंधा, अर्जुन छाल और पुष्कर मूल बराबर बराबर मात्रा में योग कुट कर लें और इसका काढ़ा बना करके खाली पेट में दोनों टाइम पेशेंट को दें और रेस्ट कराएं। ये बहुत जरूरी है। हार्ट के इंजेक्शन फंक्शन को बढ़ाने के लिए बृहदवाद चिंतामणि और सिद्ध मकर ध्वज ये निश्चित रूप से इसमें लाभ करेगा इंजेक्शन बढ़ाने के लिए। रितिका मंजुला जी ने ओल्ड एज में हमेशा पूरे शरीर में दर्द बना रहता है व्यक्ति में, एनाल्जेसिक के बिना क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो निश्चित रूप से ओल्ड एज जो है, इस डिजेनरेशन जन्य व्याधियां होती हैं, वात रोग ज्यादा होते हैं, दर्द होना स्वाभाविक है, मस्कुलर पेन होता है। इसमें अभ्यंग से बड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सहचर तैल, दशमूल तैल से सर्वांग अभ्यंग और सर्वांग स्वेदन करें, इससे रोगी को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ अश्वगंधा रिष्ट और 10 मूला रिष्ट 4-4 चम्मच दोनों लेकर के 8 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम ऐसे व्यक्ति को दें। साथ में महायोगराज गुगलू एक गोली सुबह शाम को देंगे तो दर्द में आराम होगा। और अभ्यंग दोनों टाइम करें,
अगर स्वेदन की व्यवस्था हो तो सर्वांग स्वेद भी पेशेंट में करें। हेमलता जीएस ने पूछा है, स्पोंडिलाइटिस, स्पोंडिलोसिस, लिथियसिस और इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रोलेप्स, इनमें क्या ट्रीटमेंट होगा? लगभग ट्रीटमेंट एक जैसा है। अब अगर सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो तो वहां ग्रीवावस्थी लगानी पड़ेगी, पृष्ठ में हो तो वहां पृष्ठवस्थी, और कटी प्रदेश में वेदना हो तो कटिवस्थी। तीनों एक साथ आप लगा सकते हैं। पेशेंट को पेट के बल लेटा दीजिए, ग्रीवावस्थी ग्रीवा में लॉन्गिट्यूडनल, पृष्ठवस्थी गोलाकार बनेगी और कटिवस्थी भी गोलाकार, और इसमें सहचर और 10 मूल तेल दोनों मिला करके 1.5 अंगुल तक बस्ती जो हमने बताई आपको उसमें भरना है। कम से कम 45 से 50 मिनट धारण काल इसका है, और इसको थोड़ा थोड़ा तेल निकाल कर गर्म करते रहे, फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेद। उसके बाद पत्रपिंड श्वेद करना है आपको। पत्रपिंड में हिरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र, अर्क पत्र और अड़ूसा, इन सबको विधिवत काट करके, और जिस तेल का प्रयोग आप कटिवस्थी में किए हैं वही तेल कढ़ाई में डाल करके इसमें जीरा, लहसुन, मेथी डालें, और फिर इसको छौंक करके 2 पोटली बढ़िया बना लें। जैसे हम पालक बनाते हैं उसी प्रकार करके 2 पोटलियां बना करके, और फिर तेल को, जैसे सहचर दसूल तेल मैंने बताया, इस तेल को मोटे तवा में रख करके और एक पोटली डुबो डुबो करके रोगी को सेक करना है, ग्रीवा से लगाकर और कटी पृष्ठ तक। यदि पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है सिर्फ, तो आप ग्रीवावस्थी ही लगाएं। पृष्ठ में यदि है तो पृष्ठवस्थी ही लगाएं, और कटी प्रदेश में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो फिर आपको कटी प्रदेश में लगना है। लेकिन कभी कभी तीनों जगह वेदना होती है तो तीनों प्रकार से कटिवस्थी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कालवस्थी का प्रयोग करें, हिरण्यमूल आदि वस्ती ध्रुववस्थी के रूप में, और अनुवासन वस्ती 10 मूल तेल 30 ml के रूप में 16 वस्तियों का कोर्स इसमें जरूर करें। इससे रोगी को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रवाल पंचामृत, ग्लोय सत्व और बृहदवा चिंतामणि, ग्लोय सत्व 250 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 250 मिलीग्राम, बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं आप सेवन कराएं। निश्चित रूप से पेशेंट को इसमें लाभ प्राप्त होगा। अनुपमा जी ने पूछा है एनोस्मिया का ट्रीटमेंट, ये मैं शायद एक बार बता चुका हूँ। एनोस्मिया में गंध गंध की महसूसी नहीं होती है नासा से, और ये पीनस का एक लक्षण है। पीनस रोग हो जाता है तो एनोस्मिया हो जाता है। ऐसी अवस्था में 21 दिन का नस्य कर्म का कोर्स कराएं। 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से, और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। अवपीड़न नस्य के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, विडंग, शिग्रु और वचा, इनका चूर्ण बना लीजिए, और एक दिन पहले इसको थोड़ा भिगो के चटनी बना के रख लीजिए, और जिस दिन आपको नस्य करना है उस दिन आप निचोड़ लीजिए और 8-8 बूंद की मात्रा दोनों नासा में डालें। तो 2 दिन अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य, ऐसा 21 दिन का कोर्स करें। इसके अलावा स्वर्ण बसंत मालती रस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, और नारदी लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ पेशेंट को चटाएं। डॉक्टर अमर शुक्ला ने अपना अनुभव बताया है। डिप्रेशन के रोगियों में मैंने शंखपुष्पी वाला योग किया, बड़ा लाभकारी है। तो ये आपने योग किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं।
कविता शाह जी ने बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। ये बिल्कुल आम व्याधि है। 60 साल की उम्र के बाद अक्सर बुजुर्गों में ये व्याधि हो जाती है। बार-बार पेशाब का लगना, कभी-कभी कष्टपूर्वक पेशाब निकलना, बड़ी तकलीफ होती है। 1-1 घंटे में व्यक्ति को पेशाब करने जाना पड़ता है। इसके लिए मैंने एक योग बताया था। मक्के जो भुट्टे होते हैं, वो जब हम बाज़ार से लाते हैं तो ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं। उन बालों को कलेक्ट कर लीजिए, सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उनको जला दीजिए, तो भस्म बन जाएगी। इनकी कैप्सूलिंग 1000 की कैप्सूल में भर के रख लीजिए। 2-2 कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार आप रोगी को दें। इससे लगभग 2 महीने के ट्रीटमेंट में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। कई लोग इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें निरूह बस्ती देना बहुत आवश्यक है। इसमें तृणपंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, विडंग 20 ग्राम और गिलोय 20 ग्राम। इसे मैं बता रहा हूँ। तृणपंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, 20 ग्राम गिलोय, 20 ग्राम विडंग। इनको यौकुट करके 300 ml काढ़ा बना लीजिए और इस काढ़े में यवक क्षार 10 ग्राम, सैंधवादी तैल 50 ml और शहद 50 ml मिला करके विधिवत निरूह देंगे। प्रारंभ में सैंधवादी तैल की अनुवासन बस्ती 30 ml में लगा दें और अंत में भी अनुवासन बस्ती दें और बाकी लगातार निरूह का ही आप प्रयोग करें। पेशेंट को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा विबंध जरूर रहता है पेशेंट में और ये अपान वायु की विकृति है, इसलिए इसमें विरेचन कर्म कराना भी श्रेयस्कर होगा। तो पहले आप विरेचन करा लें और उसके बाद ये औषधि का प्रयोग और वस्ती का प्रयोग आप करें। मनदीप कौर जी ने रीनल स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो सामान्य मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, अगर 10 mm से ऊपर है तो निकलने में थोड़ा परेशानी जाती है और इसको ऑपरेशन से ही निकालना चाहिए और यदि इससे कम है इसमें ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। यह भी अपान वायु की विकृति से होता है। इसमें पहले शोधन के रूप में विरेचन कर्म कराएं। विरेचन कर्म करने के पश्चात फिर औषधि योग दें। जो मैं देता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। गुप्तचूर्ण 100 ग्राम, हीरा बीज 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम और कुटकी 100 ग्राम। 100-100 ग्राम ये 4 औषधियों को लेकर के बारीक चूर्ण कर लें और 1-1 चम्मच 2 या 3 बार प्रारंभ 2 दिन 3 दिन देंगे तो पेशेंट को पेट में मरोड़ होती है, क्योंकि कुटकी के द्वारा जो मल प्रवृत्ति होती है उस समय वेदना हो सकती है, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर सामान्य अवस्था में हो जाता है। पहले से ही पेशेंट को ये बात बता देनी चाहिए। इसके अलावा इसमें भी लेखन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मैंने अभी बताई आपको, उस वस्ती का प्रयोग इसमें लाभप्रद हो सकता है। हेमलता जी, हेमलता जीएस ने प्री पोस्ट और मेंस्ट्रुअल में कोई पेशेंट है उनका तो स्वेदाधिक्य होता है। अगर स्वेदाधिक्य है इसमें सबसे पहले विरेचन कराएं। शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान और विरेचन कराएं। विरेचन में अमलतास, त्रिव्रत और अंजीर ये सब 20-20 ग्राम लेकर काढ़ा बना लें 100 ml और इस काढ़े में करीब 40 ml एस्टर ऑयल डाल करके रोगी का विरेचन कराएं, क्योंकि अतिश्वेत पित्त का लक्षण है। विरेचन से अत्यंत लाभ होगा। उसके पश्चात फिर षडंग पानीय जो द्रव्य है, मुस्य, पर्पट, कोशीर, चन्नोदी, चनाग्री है, इसका सेवन कराएं पेशेंट को।
चंद्र प्रभावती और चंदनारी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, इनका भी आप उपयोग कराएं। मनदीप कौर जी ने मोटर न्यूरॉन डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। मोटर न्यूरॉन, जैसे आप जानते हैं, एक सेंसरी, मोटर फंक्शन और मिक्स्ड, ये 3 फंक्शन होते हैं। मोटर फंक्शन में निश्चित रूप से रोगी चल नहीं पाता और रोगी को बहुत तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में इसमें मृदु विरेचन कराएं। मृदु विरेचन कराने के बाद इसमें सस्टिक श्वेत बहुत ही उपयोगी चिकित्सा अच्छी है। सस्टिक श्वेत ये कराएं। सस्टिक श्वेत मान लीजिए आपने 15 दिन कराया, तो उसके बाद 15 दिन सर्वांग धारा, जिसको हम परिचल धारा भी कहते हैं, वो कराएं। शिरा तर्पण भी कराएं। शिरा तर्पण में अभ्यंग से पिछवा मस्तिष्क चतुर्विधम, जो आपके पास जितनी सुविधा हो उस हिसाब से उसको आप कराएं। औषधियों में औषधि इसमें फिर वस्ती कर्म कराना है। वस्ती मेन चिकित्सा है। वस्ती में रसायन वस्ती, सिद्ध वस्ती, युक्त रस वस्ती, इन सब का प्रयोग ऐसे रोगियों में करना चाहिए। और तैलों में अश्वगंधा बला तैल या रसूल तैल से अनुआसन वस्ती लगानी चाहिए। अंकिता शर्मा जी ने इनफर्टाइल और पीसीओएस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जानने की इच्छा प्रकट की है। दोनों रोग में पहले संशोधन कराना है। इनफर्टिलिटी में, पीसीओएस में भी पहले आप वमन, रेचन और वस्ती तीनों प्रक्रियाएं कराइए, उसके बाद फिर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करिए। इनफर्टिलिटी में उत्तर वस्ती, जैसा आप जानते हैं, बड़ा लाभप्रद है। निरूप वस्ती के रूप में गंभारी और कुटज फल, इनकी निरूप वस्ती देना है। और अनुवासन वस्ती के रूप में फलघृत, दशमूल तैल या त्रिव्रत से सिद्धित तैल, इनका प्रयोग अनुवासन के रूप में इनफर्टिलिटी में करना है। साथ में योग में पुष्पधन्वा रस 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गर्भपाल रस 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3 मात्राएं पेशेंट को देवें। इसके अलावा एक विशेष प्रयोग हम करते हैं। इसमें 5 पत्ते, कोमल पत्ते पीपल के, और वट शुंग, बरगद में जो सफेद रंग की जड़ें होती हैं, लटकी रहती हैं, उसका शुंग, आगे का पोर्शन, वो लगभग 10 ग्राम निकाल लें। और गिलोय 10 ग्राम, 10 ग्राम गिलोय, 10 ग्राम पटांकुर और 5 पत्ते, इन तीनों को मिला करके दूध में पीस लें। दूध में घोल करके सूर्योदय के पहले इसका पान प्रतिदिन कराएं, लगभग 21 दिन। जब एमसी हो जाए, चौथे 5वें दिन से ऋतुकाल कहलाता है, क्योंकि चौथे दिन से लगाकर 14वें दिन तक ज्यादा चांसेस गर्भधारण के रहते हैं। पीसीओएस में शोधन कराने के पश्चात लेखन वस्ती का प्रयोग इसमें करना चाहिए। साथ में कांचनादि उगुल, गोक्षरादि उगुल, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो आप लोग देते हैं, वो साथ में देना ही चाहिए। एन गंगवार जी ने प्रोटीन्यूरिया और हाइपर कैलीमिया के बारे में जानना चाहा है। प्रोटीन्यूरिया किडनी डिसीज की वजह से प्रोटीन्स अधिक मात्रा में, प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में यूरिन के माध्यम से निकलने लगता है। हाइपर कैलेमिया में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। जब किडनी अच्छी प्रकार से काम नहीं करती है, तो दोनों प्रकार के रोग हो सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें आपको प्रोटीन बहुत कम मात्रा में देना है, और इसके अलावा
ये भी अपान वायु की विकृति है। आप पहले विरेचन कराएं और विरेचन करने के बाद फिर दवाइयों का प्रयोग करें। इसमें एक टैबलेट भंगशील आती है, ये बड़ा उपयोगी है। जब एल्ब्यूमिन निकलने लगता है तो हम लोग देते हैं और इसमें लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा, ये भी पेशेंट को दोनों में लाभ प्राप्त करेगा। इसको प्रयोग करना चाहिए। अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं किया तो ये कभी-कभी डेथ का कारण भी बन सकते हैं। निर्मला सुवावल ने पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जैसे पार्किंसंस आप जानते हैं, एक सबस्टेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लियन की डिसीज है, एक्स्ट्रा पिरामिडल की डिसीज है। ये असाध्य स्वरूप होती है, लेकिन पेशेंट यदि 6 महीने के अंदर आपके पास आ जाए तो निश्चित रूप से मैं आप लाभ दे सकते हैं। इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मृदु विरेचन, मृदु विरेचन के बाद सर्वांग धारा 21 दिन, सर्वांग धारा 21 दिन के बाद सष्टिक शाली श्वेत 21 दिन, और वस्तियों का प्रयोग। वस्तियों में अश्वगंधा बलातैल की अनुवासन वस्ती और सिद्ध वस्ती मैं कई बार बता चुका हूँ। सिद्ध वस्ती में यव, कोल, कुलथ, पिपली, मुलहटी, और इसमें 2 चीजें और मिलाते हैं, अश्वगंधा और केवाच बीज। इस तरीके से 5 औषधियां हैं। इनको लेकर के काढ़ा बना लें और इससे सिद्ध वस्ती पेशेंट को दें। विधिवत बनाएं और उस सिद्ध वस्ती के रूप में 16 वस्ती या 30 वस्ती, अगर संभव हो तो 30 वस्ती दें। साथ में इसमें बातकुलांतक रस, पुराल पंचामृत और योगेंद्र रस। पुराल पंचामृत 125, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। इसका 2 या 3 बार शहद के साथ, ब्राह्मी रसायन के साथ या च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। इसमें भीमसेनी कपूर 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार शुद्ध घृत के साथ लें। यह भी बड़ा लाभकारी चिकित्सा है। इसके अलावा अश्वगंधा और केवाच बीज चूर्ण, अश्वगंधा और केवाच बीज चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार देवें। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध में घोलकर दिन में 2 बार देवें। तो पार्किंसंस में निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन ये पेशेंट को गारंटी मत दें कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। शुभम एस पवार ने एक पेशेंट के बारे में जानना चाहा है कि सुबह सुबह वो 2-3 बार मलप्रवृत्ति जाता है और अधिक समय लगाता है। साथ साथ में आपने लिखा है कि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन ये जो आप लक्षण बता रहे हैं निश्चित रूप से विबंध का केस है। उनका जो मूवमेंट है, पैरासिटिक मूवमेंट है, वो ठीक से नहीं हो रहे हैं। उनको बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से आपको विरेचन कर्म कराना है। घर से आप भयंतर स्नेहपान कर दीजिए और तीक्ष्ण विरेचन इसमें दीजिए, और फिर बाद में संसर्जन क्रम कराने के बाद घृत का सेवन 1 महीने तक कराइए। घृत संशमन के रूप में लगभग 2 चम्मच भोजन के 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले उसको पिला दें और ऊपर से गर्म पानी पिलाएं। ऐसा सुबह और शाम को दोनों टाइम घृत देवें। अगर विरेचन संभव न हो तो घृत 20 ml दोनों टाइम भोजन के आधा घंटे पहले सुखोष्ण करके गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं, और प्रत्येक दिन अमलता सगुदा 20 ग्राम ले लें और इसमें 4 कप पानी डालें, 1 कप बचे तब तक पका लें। और ये 1 कप पानी काढ़ा बनाया आपने रात्रि में खाना के 2 घंटे बाद, अगर 8 बजे खाना खाया तो 10 बजे, ऐसा रोज आना लगभग आप 21 दिन तक प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से जो उपरोक्त शिकायत है वो नहीं होगी।
आशिक वानखेड़े जी ने पूछा है, क्लैब्य और सेक्स सैटिस्फैक्शन नहीं होता क्योंकि क्लैब्यता की वजह से ध्वजभंग है निश्चित रूप से। इसमें भी आपको बाजीकरण औषधियों का प्रयोग कराना है और बाजीकरण औषधियों करने के पहले शोधन किया जाना आवश्यक है। श्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बुलापना रसायनम प्रयुंज्याति तत्प्रयोक्ष्यामि शोधम। इसमें वमन विरेचन वस्ती इसके करने के बाद फिर कई विनाशक जो बाजीकरण औषधियां हैं उनका प्रयोग करना है। एक बानरी कल्प आता है बाजार में, बानरी कल्प वो दो अवलेह के रूप में आता है, तो 2 चम्मच सुबह शाम को इसका सेवन करें। इसके अलावा अश्वगंधा, केवांच बीज, बबूल फली, अश्वगंधा, केवांच बीज, बबूल फली और सफेद मूसली, इन चारों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच दिन में 3 बार ठंडे दूध के साथ इसका सेवन कराएं। बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। इसके अलावा बाजीकरण वस्ती, उसमें भी यही द्रव्य है, अश्वगंधा, केवांच बीज, सफेद मूसली और बबूल फली। इनको 20-20 ग्राम लेकर के काढ़ा बनाएं 200 ml और इसमें शतावरी घृत 50 ml और शहद 50 ml, ये वस्ती है बाजीकरण। ये इसके प्रयोग से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। मनोबल बढ़ाए, मानसिक जो चिंता होती है उसकी वजह से कई बार क्लैब्य की उत्पत्ति या ध्वजभंग की उत्पत्ति होती है। काउंसलिंग बहुत आवश्यक है ऐसे रोगियों में। हेमाद्रि यदु मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में एक व्याख्यान देने के लिए कहा है, ठीक है, ध्यान अगले उसमें ध्यान रखेंगे। शीतल रंगघड़े ने रजा प्रवर्तनी कब तक देना चाहिए, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन सामान्यतः 3 माह से ज्यादा किसी भी औषधि का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। अगर कराना जरूरत पड़े तो 7 दिन गैप करके फिर औषधि प्रारंभ कर सकते हैं। तो मेरे विचार से रजा प्रवर्तनी भट्टी को 3 माह तक लगातार आप दे सकते हैं और देना आवश्यक है। एक हफ्ते का गैप करके फिर आप दे सकते हैं। डॉक्टर नवीन गुप्ता ने एक सुझाव दिया है कि सारे व्याख्यानों को प्रकाशित कराएं तो अच्छा रहेगा, आने वाले चिकित्सकों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। चलिए यह काम हम नवीन जी पर छोड़ते हैं, नवीन जी इस पर कुछ ध्यान करेंगे, कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। स्वाति चौहान ने एक्ने का ट्रीटमेंट पूछा है। एक्ने में भी संशोधन बहुत जरूरी है, वमन विरेचन और वस्ती। इसके बाद इसमें रक्त मोक्षण कराना बहुत जरूरी है क्योंकि संक्रमण के निशान एक्यूट अवस्था में तो आप कोई भी मलहम लगाएंगे तो आराम हो जाता है, खुजली कम हो जाती है, लेकिन काले निशान जो बच रहते हैं उनकी चिकित्सा बड़ी देर से होती है। तो संशोधन कराएं, रक्त मोक्षण कराएं शराबेद से। उसके बाद एक मैं योग आपको बता रहा हूं, वो जरूर पिलाएं। लगातार 6 महीने इसका प्रयोग करें। शालमली 50 ग्राम, कूट 50 ग्राम, अंजिष्टा 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, चंदन रक्त चंदन 50 ग्राम, खसखस 50 ग्राम, नींब छाल 50 ग्राम और गिलोय 50 ग्राम। इसे मैं रिपीट कर लेता हूँ, बराबर बराबर मात्रा में लेना है। शालमली, कूट, मंजिष्ठा, हल्दी, रक्तचंदन और खसखस, नींब छाल, गिलोय और दारू हल्दी भी मिला दीजिए। इनका काढ़ा, इनको यौकुट कर लें और काढ़ा बना करके विधिवत खाली पेट में दोनों टाइम आप सेवन कराएं। निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न थे, मैंने उनको अपने बुद्धि अनुसार उत्तर दिया है। तो आशा है आप संतुष्टि मिली होगी। इस कार्यक्रम को किशोरी शर्मा, सत्येंद्र तिवारी जी, विकेश महाजन जी, सुनील ठातुरी जी, माधव शर्मा जी, मनदीप जी, अंकिता शर्मा जी, उषा
उषा जी, राजेंद्र सिंह, मोकम्बिका के, डॉक्टर परेश जी, अनुराग अहिरवार जी, नीरज कश्यप जी, नीरज सिंह, प्रदीप सिंह, स्वाति चौहान, हरिओम कुलश्रेष्ठ, नीरज वशिष्ठ, नीरज कश्यप, मोनिका स्वामी, राम बाबू, नवीन उपाध्याय जी, अंकिता शर्मा, रीना शर्मा, वंदना पाठक, योगेश महाजन जी, विनय मित्तल, हिमानी राजीव, पवन जोगी जी, राकेश कुमार सिंघल जी, हिमाद्री यदु, डॉक्टर मीना डरोडे, दीपक सोनी, नवीन गुप्ता और दिनेश राज जी, इन सब ने इस कार्यक्रम को देखा है। पवन जोगी ने लाइपोमा के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। लाइपोमा, जैसा आप जानते हैं, ये एक प्रकार के फैट के कारण ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिनको हम सिस्ट भी कह सकते हैं, ये बिनाइन ट्यूमर भी कहा जा सकता है इनको। इसमें निश्चित है लेखन कर्म करना है, कफनाशक चिकित्सा इसमें करना है। मेदस्वी में जो रोग चिकित्सा करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया जो चिकित्सा की जाती है, वही चिकित्सा इनमें की जाना है। उसका विवरण मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। तो इस तरीके से आज जो प्रश्नोत्तर हुए, कल किसी कारण से हम नहीं आ पाए मोबाइल की खराबी की वजह से, उसके लिए निश्चित रूप से आप भी परेशान रहे होंगे और मैं भी परेशान था। अब आइए आक्षेपक ज्वर के बारे में चर्चा करते हैं। इसको सेरिब्रोस्पाइनल फीवर, सेरिब्रोस्पाइनल फीवर या आक्षेपक ज्वर के नाम से बृहत्तराई में कोई वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। माधव निदान और गणनाथ सेन, जितने भी ये आधुनिक लोग हैं, उनको संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया है। माधव निदान में इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इस रोग में रोगी के अंग प्रत्यंग प्रायः आक्षेप युक्त हो जाते हैं, एवं हमेशा संकुचित होते रहते हैं। रोगी का कभी कभी संज्ञा शून्य भी हो जाता है और तभी इसको आक्षेपक ज्वर, जो कि बड़ा ही गंभीर ज्वर होता है, उसको कहा जाता है। इसको मेनिंजाइटिस या सेरिब्रोस्पाइनल फीवर कहा जाता है। यह फीवर भी इन्फेक्शन से होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया। इट इज inflammation response to bacterial infection of the pia arachnoid and the cerebrospinal fluid। इसके निदान देखें, धूल धुआं से व्याप्त स्थान में जो व्यक्ति रहता है, सकरी गलियों में जो व्यक्ति निवास करता है, निर्धन है, दुर्बल है, ऐसे पुरुषों को यह रोग ज्यादा आक्रांत करता है। बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में यह रोग प्रायः होता है। नासा, गले के रोग और प्रतिश्याय इस रोग के सहायक कारण हो सकते हैं। संप्राप्ति देखें, उपरोक्त निदान सेवन विष की उत्पत्ति और यह विष मस्तिष्क मूल में स्पाइनल कार्ड को आच्छादित करने वाली कला के अंदर रसिका को कुयुक्त कर देते हैं, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अशुक्त कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। संपूर्ण दोषों का प्रकोप होकर के चेष्टा वह नाड़ियों को अत्यंत उत्तेजित कर देता है। अब अंगों में आक्षेप एवं हस्तपाद में संकोच उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी, जैसा मैंने पहले बताया, संज्ञा भी नष्ट हो सकती है। संप्राप्ति घटक के देखें तो दोषों में त्रिदोष, दूष में रस और लसिका, स्रोतस में रसभा और संज्ञा व स्रोतस इसमें प्रभावित रहता है। अधिष्ठान है मस्तिष्क और
सुषुम्ना अर्थात स्पाइनल कार्ड। आइए लक्षण देखें इसके। सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, राइगर्स, ट्रेमर्स, नेक स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ द लिम्ब और कंटिन्यूअस फीवर पेशेंट में रहता है। ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, डिलीरियम, कन्वर्जन्स इसमें हमेशा आते रहते हैं, इसलिए इसको आक्षेप कहा गया है। देन रेड रैशेस पूरे शरीर में हो सकते हैं। शरीर का पीछे खिंच जाना, पीछे की ओर खिंचा हुआ पेशेंट रहता है, तीव्र ज्वर रहता है और अत्यधिक दुर्बल हो जाता है और कभी कभी 1 से 3 दिन के अंदर डेथ भी हो सकती है। ये बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग है, इसलिए स्वस्थ व्यक्तियों को ऐसे पेशेंट से दूर रखना चाहिए। आइए चिकित्सा के बारे में विचार करें। रोगी को स्वच्छ हवा एवं प्रकाश युक्त स्थान में रखें। प्रथम 4 से 6 दिन रोगी को लंघन कराएं। प्यास लगने पर सड़ंग पानी या लवंग जल का सेवन कराएं। ग्रीवा पृष्ठभाग में गर्म सेक करें हॉट वाटर बैग से और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन कराएं। प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। मूर्छित अवस्था में करवट बदलना पेशेंट को रहना चाहिए। जब मूर्छा आए तो करवट बदलते रहना चाहिए। अगर पेशेंट नहीं बदल पा रहा तो आपको रोगी को मदद करना चाहिए ताकि करवट बदलते रहें। इसके साथ लाक्षणिक चिकित्सा करना है। तीव्र ज्वर होने पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए। रोगी का समुचित देखभाल। आधुनिक दृष्टया सिर्फ एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आयुर्वेद में निश्चित रूप से आप ठीक कर सकते हैं यदि उपरोक्त बातों का आपने ध्यान में रखा है। रस औषधियों में वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, चतुर्भुज रस 60 मिलीग्राम, गुदंती 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा, ऐसी 2 या 3 बार शहद के साथ देवें। दूसरा योग है महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, सूत शेखर 250 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है, ऐसी 2 या 3 बार पेशेंट को देंगे तो आज के ज्वर में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तीसरा योग और है मूर्छांतक रस 125 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम और मयूर पित्त भस्म 125 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 3 बार मात्रा दे सकते हैं। रोगी के अवस्था अनुसार इन योगों को चयन करना चाहिए। भट्टियों में संजीवनी भट्टी, संशमनी भट्टी, सौभाग्य भट्टी, ब्राह्मी भट्टी और चंद्रप्रभा भट्टी, इनका भी प्रयोग रोगी को लक्षण के आधार पे आप तय कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर योग मैं बता रहा हूं, अनुभूति। बृहद कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 125 मिलीग्राम, यह निश्चित रूप से आक्षेपक ज्वर में अनुभूति योग है। इनका प्रयोग आप जरूर करें। बृहद कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम और मयूर पक्ष भस्म 125 मिलीग्राम। सारस्वतारिष्ट और 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच सारस्वतारिष्ट, 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी और भोजन के बाद, आप जानते हैं आसौरिष्ट को भोजन के बाद ही सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा शक्तिवर्धक के लिए द्राक्षावले, च्यवनप्राश, ब्राह्मी रसायन। ब्राह्मी रसायन श्रेष्ठ है। 1 चम्मच सुबह शाम को दूध के साथ इसका सेवन कराएं। तो आज हमने आक्षेपक ज्वर के बारे में कुछ अपने विचार रखे। आशा ही आपको पसंद आया होगा। आप जो मैंने योग बताए हैं, रोगी की अवस्था अनुसार योगों का निर्धारण करके आप चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल फिर हम इसी वक्त आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।